दो भेद है। पहला है सव्य, जिसे विकारी शब्द कहते हैं, और दूसरा है अव्यय, जिसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो सव्य के मुख्य चार भेद हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। इसी प्रकार अव्यय के भी चार भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अगले वीडियो में हम संज्ञा के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार छात्रों, मैं गंगाधर हंडे, सोनाई माध्यमिक विद्यालय गुंजोटी। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण संज्ञा के बारे में जानकारी लेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा है, संज्ञा उस विकारी शब्दों को कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पंछी के नाम का पता चलता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे गिरिधर, हिमालय, ताजमहल, गाय, मोर, हर्षदा, ढालेगांव ये आदि संज्ञा के उदाहरण हैं। तो संज्ञा के मुख्य पांच भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम परिभाषा देख लेंगे। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, सुमित दूध पीता है, गंगा बहुत बड़ी नदी है, बंड्या ईमानदार कुत्ता है। ये जो तीन वाक्य हैं, पहले वाक्य में सुमित, दूसरे में गंगा और तीसरे में बंड्या, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु पंछी, स्थान का बोध नहीं होता बल्कि उसके जाति का पता चलता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गाय ने दूध दिया, मैं पाठशाला गया था, यह बड़ा पेड़ है। तो ये जो वाक्य है, पहले वाक्य में गाय, दूसरे में पाठशाला और तीसरे में पेड़, यह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के गुण, दशा, अवस्था का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कुत्ता बड़ा ईमानदार प्राणी है, हम सबको प्रेम से रहना है, कल वह बीमार था। तो पहले वाक्य में ईमानदार, दूसरे में प्रेम और तीसरे में बीमार, यह भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो संज्ञा का चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा है, जिस शब्द से द्रव्य अथवा पदार्थ का पता चलता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, शिवबा हर दिन दूध पीता है, सोना बहुत मूल्यवान है, मैं 1 किलो घी लाया। तो पहला जो वाक्य है, पहले वाक्य में दूध, दूसरे में सोना और तीसरे में घी, यह द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और संज्ञा का अंतिम जो भेद है, यह
अंतिम भेद समूहवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा है, जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति के समूह का पता चलता है, ऐसे शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर गुंजोटी में मेला आया है, हिरणों का झुंड जंगल में है, भीड़ की जगह में कोरोना फैलेगा। तो ये जो वाक्य है, पहले वाक्य में मेला, दूसरे में झुंड और तीसरे में भीड़, तो यह समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो इस प्रकार आज हमने संज्ञा के बारे में जानकारी ले ली है। तो अगले वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में विस्तार से जानकारी ले लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार छात्रों, मैं गंगाधर हंडे, सोनाई माध्यमिक विद्यालय गुंजोटी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के बदले में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उस शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, वह, कौन, उसे आदि ये सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद हैं। उसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो सर्वनाम के भेद है, इसकी हम विस्तार से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा है, बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं गांव गया, वह पढ़ाई करता है, तुम कहाँ जा रहे हो। ये जो 3 वाक्य हैं, इन तीनों वाक्य में पहले वाक्य में मैं, दूसरे में वह और तीसरे में तुम, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, प्राणी, पदार्थ का पता चलता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह मेरी किताब है, इसमें यह, वे बाहर जा रहे हैं, इसमें वे, और वह पाठशाला है, इसमें वह, यह निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, प्राणी, पदार्थ का पता नहीं चलता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि किसी ने यह रख दिया, इसमें किसी, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दूसरा, कोरोना कुछ दिन का मेहमान है, इसमें कुछ, यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा है, जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है और किसी को सवाल पूछा जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, तुम्हें किससे मिलना है, उसने क्या किया। ये जो 2 उदाहरण हैं, पहले उदाहरण में किससे और दूसरे उदाहरण में क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। सर्वनाम का 5वां भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से परस्पर संबंध दर्शाता है, उस शब्द को
संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसा देश वैसा भेष, इसमें जैसा और वैसा यह संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। और दूसरा जो डर गया सो मर गया, तो इसमें जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम का अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं खुद सामान लेकर आया, मुझे स्वयं पढ़ाई करनी है, इसमें पहले वाक्य में खुद और दूसरे में स्वयं, यह निजवाचक सर्वनाम शब्द है। तो अगले वीडियो में हम विशेषण के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार छात्रों, मैं गंगाधर हंडे, सोनाई माध्यमिक विद्यालय गुंजोटी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम विशेषण के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो विशेषण की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सूचित करता है उसे विशेषण कहते हैं। तो जैसे गिरिधर अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा यह विशेषण शब्द है। और दूसरा सुमित 2 मील दौड़ता है, इसमें 2 मील यह विशेषण शब्द है। तो विशेषण के हम भेद देख लेंगे। इससे पहले छात्रों को निवेदन है कि अगला वीडियो आप किसी विषय पर देखना चाहते हैं, यह कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की विस्तार से जानकारी लेंगे। इसकी परिभाषा है, जिस विशेषण शब्द से संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के गुण का पता चलता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि शिवबा शरारती लड़का है, लड्डू मीठा है। ये जो वाक्य है, इसमें पहले वाक्य में शरारती और दूसरे में मीठा, यह गुणवाचक विशेषण है। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है, जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि सभा में बहुत लोग हैं, पुस्तक की 100 प्रतियां बिक गई। तो पहले वाक्य में बहुत और दूसरे वाक्य में 100, यह संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद है, पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा है, जिस शब्द से किसी वस्तु के परिमाण नापतोल का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि दूध में थोड़ी शक्कर डाली, इसमें थोड़ी यह परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। और दूसरा हर्षदा ने 10 किलो चावल लाया, इसमें 10 किलो यह परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। तो परिमाणवाचक विशेषण शब्द के 2 भेद हैं, पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और विशेषण का अंतिम जो भेद है वह है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह बालक ईमानदार है, इसमें वह यह सार्वनामिक विशेषण शब्द है। और दूसरा उस बालक का नाम रोहित है, इसमें उस यह सार्वनामिक विशेषण शब्द है। तो अगले वीडियो में हम अव्यय के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम
हिंदी व्याकरण अव्यय के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले अव्यय की परिभाषा। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जिन शब्द में हर किसी स्थिति में बदलाव नहीं होता, ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है कृष्णा आज नहीं आया, इसमें आज। दूसरा उदाहरण है श्रीकांत गाड़ी धीरे धीरे चलाता है, इसमें धीरे धीरे। और तीसरा वह कितनी सुंदर पेन है, इसमें वह यह अव्यय शब्द है। तो अव्यय के भेद। पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो पहला जो क्रिया विशेषण अव्यय, इसकी जानकारी लेंगे। तो क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा है क्रिया की विशेष जानकारी देने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण पानी तेजी से बहता है, इसमें तेजी। दूसरा शंकर ज्यादा दौड़ता है, इसमें ज्यादा। और तीसरा उदाहरण है माधव धीरे धीरे बोलता है, इसमें धीरे धीरे। तो ये जो क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। तो क्रिया विशेषण अव्यय के 4 उपभेद है। उसमें पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो अव्यय का दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। तो इसकी परिभाषा जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध दूसरे वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ सूचित करता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि कुछ देर के बाद हम मंदिर में गए, इसमें बाद। और दूसरा उदाहरण है अमित 2 नौकर के साथ लौटा, इसमें साथ। यह संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण है। अव्यय का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसकी परिभाषा है जो शब्द 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें उन जैसे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण बालाजी ने हिंदी और अंग्रेजी में ज़्यादा अंक लिए, इसमें और शब्द यह समुच्चय बोधक अव्यय का शब्द है। दूसरा उदाहरण मैंने धनराज को पैसे दिए क्योंकि उसे जरूरत थी, इसमें क्योंकि यह समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। तो अव्यय का अंतिम भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसकी परिभाषा है जो अव्यय शब्द मानव के मन के भाव सुख, दुख, नवल, भय, आश्चर्य, द्वेष, तिरस्कार आदि को सहज रूप से प्रकट करता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और ये जो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है वह वाक्य के प्रथम आते हैं और उनके सामने यह विस्मय बोधक चिन्ह लगाया होता है। तो इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे कि पहला उदाहरण है शाबाश तुमने पूरा वीडियो देखा, इसमें शाबाश यह विस्मय बोधक अव्यय शब्द है। और दूसरा वाह वाह कितना सुंदर गाना है, इसमें वाह वाह यह जो शब्द है यह विस्मय बोधक अव्यय का शब्द है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण संधि के बारे में विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले संधि की परिभाषा हम देखते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ना। जब 2 निकटवर्ती ध्वनि आपस में मिलती है उसे संधि कहते हैं। जैसे सदा,
अधिक य इस दो ध्वनि से सदैव यह शब्द निर्माण हो गया है। दूसरा उदाहरण है दया अधिक आनंद बराबर दयानंद। तो इस प्रकार संधि निर्माण हो जाती है। इससे पहले हिंदी व्याकरण संबंधी आप अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी गई लिंक पर आप अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। तो संधि के भेद, मूल रूप में संधि के 3 भेद हैं। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा भेद है व्यंजन संधि और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। तो इस भेद की हम विस्तार से जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्वर संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा है पास पास आने पर दो स्वरों में आने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि शब्द अधिक अर्थ बराबर शब्दार्थ, सु अधिक अच्छ बराबर स्वच्छ, यह स्वर संधि के उदाहरण हैं। दूसरा संधि का भेद है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा है व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि सत अधिक जन बराबर सज्जन। दूसरा उदाहरण है अच अधिक आदि बराबर आजादी, यह व्यंजन संधि के उदाहरण है। और संधि का अंतिम जो भेद है वह है विसर्ग संधि। तो इसकी परिभाषा है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि तप अधिक बल बराबर तपोबल। दूसरा उदाहरण है मन अधिक योग बराबर मनोयोग। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने संधि की जानकारी ले ली है। धन्यवाद। नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम विराम चिन्ह के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले विराम चिन्ह की परिभाषा। तो परिभाषा है वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना, कितना रुकना, वाक्य का भाव कैसे प्रकट करना आदि बताने के लिए जिन विविध चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको 2 उदाहरण बताता हूँ जिनके शब्द एक ही है, लेकिन विराम चिन्ह का प्रयोग करने से किस प्रकार उसका अर्थ बदल जाता है। पहला उदाहरण है रोको मत जाने दो और दूसरा उदाहरण है रोको मत जाने दो। तो इस प्रकार विराम चिन्ह के उदाहरण हैं। तो विराम चिन्ह के भेद, पहला भेद है अल्प विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा पूर्ण विराम, चौथा प्रश्न चिन्ह, पांचवा विस्मयादि बोधक चिन्ह, छठा इकहरा अवतरण चिन्ह, सातवां दुहरा अवतरण चिन्ह, आठवां संयोजक चिन्ह, नौवां कोष्टक चिन्ह और 10वां लाघव चिन्ह। ये जो 10 भेद है इसकी हम विस्तार से जानकारी लेंगे। इससे पहले छात्रों को सूचना है कि वीडियो देखते समय महत्वपूर्ण मुद्दे लिखकर लीजिए और वीडियो अंत तक देखने की आदत डालिए, जिसके कारण इस विषय का पूरा ज्ञान आपको मिल सके। तो भेद में पहला भेद है अल्प विराम। तो अल्प विराम की परिभाषा है वाक्य में जहां थोड़ा सा रुकना होता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप सयाने हैं, बड़े हैं, अक्लमंद है। दूसरा उदाहरण है मैंने मराठी
हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। दूसरा भेद है अर्धविराम। तो अर्धविराम की परिभाषा है अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम जहां रुकना होता है उसे अर्धविराम कहते हैं। जैसे कि वह कब आएगा मैं नहीं जानता। विराम चिन्ह का तीसरा भेद है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम की परिभाषा है वाक्य की पूर्णता को प्रकट करने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गुरुजी कक्षा में आ गए। तो अगला भेद है प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह की परिभाषा है वाक्य में जहां सवाल पूछा जाता है उस वाक्य में प्रश्न चिन्ह का उपयोग किया जाता है और प्रश्न चिन्ह वाक्य खत्म हो जाने के बाद वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि पहला वाक्य है यह सड़क कहाँ जाती है और दूसरा तुमने पूरा वीडियो देखा क्या। इसके बाद अगला भेद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह की परिभाषा है भय, शोक, आनंद, तिरस्कार, हर्ष आदि के मानवीय भाव प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है और विस्मयादि बोधक चिन्ह भय, शोक, आनंद, तिरस्कार आदि स्पष्ट करने वाले शब्द के सामने लगाया जाता है। इसके उदाहरण है काश मेरे पंख होते। दूसरा उदाहरण है शाबाश तुम आगे बढ़ो। विराम चिन्ह का अगला भेद है एकहरा अवतरण चिन्ह। तो इसकी परिभाषा है शीर्षक या पुस्तक संस्था का नाम निर्देशक करते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मेहनत का फल, बाल भारती, श्यामची आई ये इसके उदाहरण हैं। अगला भेद है दोहरा अवतरण चिन्ह। तो इसकी परिभाषा है बोलने वाले के उद्गार अथवा एक आदि लिखी हुई पंक्ति जैसे के वैसे लिखते अथवा बताते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहला उदाहरण है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दूसरा उदाहरण है आराम हराम है। अगला भेद है संयोजक चिन्ह। तो इसकी परिभाषा है एक ही जाति के समान शब्दों को मिलाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि माता पिता का आशीर्वाद मिला और दूसरा उदाहरण है तुम गाड़ी धीरे धीरे चलाओ। इसके बाद विराम चिन्ह का अगला भेद है कोष्टक चिन्ह। तो इसकी परिभाषा है यदि किसी पद या वाक्यांश का अर्थबोध करना हो तो इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण व्यर्थ किसी से बैर या विवाद बहस हानिकारक है। और विराम चिन्ह का अंतिम भेद है लाघव चिन्ह। इसकी परिभाषा है किसी बड़े शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा दिया जाता है और पढ़ने वाला उसे पूरा पढ़ लेता है। जैसे कि पहला उदाहरण है डॉक्टर। तो हम डॉक्टर लिखने के बदले सिर्फ डॉ लिखते हैं। तो इसके बाद दूसरा उदाहरण है प्राध्यापक। तो प्राध्यापक लिखने के बजाय प्रा इतना ही लिखने से हम
पढ़ते समय प्राध्यापक पढ़ सकते हैं। तीसरा है श्रीमान, तो श्रीमान के बदले सिर्फ हम श्री लिखते हैं। तो इस प्रकार आज इस वीडियो के माध्यम से हमने विराम चिन्ह की जानकारी ले ली है। तो अगले वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक नया चैप्टर लेकर आएंगे। नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं काल परिवर्तन। काल परिवर्तन के ऐसे कुछ सूत्र जिस सूत्रों के माध्यम से आप 5 मिनट में काल परिवर्तन सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे सूत्र स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से काल परिवर्तन आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो सूत्र मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये सूत्र आप देखते वक्त लिखकर लीजिए। तो सबसे पहले सामान्य भूतकाल का सूत्र। तो सामान्य भूतकाल का सूत्र है मूल धातु आदिक आ ई ए। इसके बाद अपूर्ण भूतकाल का सूत्र है मूल धातु आदिक रहा रही रहे आदिक था थी थे। इसके बाद पूर्ण भूतकाल का स्ट्रक्चर है मूल धातु आदिक आ ई ए आदिक था थी थे। अब यह हो गया भूतकाल। अब वर्तमान काल, उसमें सामान्य वर्तमान काल का सूत्र है मूल धातु आदिक ता ती ते आदिक हूँ है हैं। इसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल का स्ट्रक्चर है मूल धातु आदिक रहा रही रहे आदिक हूँ है हैं। इसके बाद पूर्ण वर्तमान काल का सूत्र है मूल धातु आदिक आइए आदिक हूँ है हैं। अब यह हो गया वर्तमान काल। अब भविष्य काल। तो भविष्य काल का सूत्र है मूल धातु आदिक उंगा उंगी उंगे एगा एगी एंगे। तो ये हो गए सूत्र। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण लेकर आऊंगा, जिस उदाहरण के माध्यम से एक ही उदाहरण है जो कि इस 7 काल में उसका परिवर्तन, इन सूत्रों के आधार पर 7 काल में उसका परिवर्तन किया गया है। तो सबसे पहले सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल में वह उदाहरण है मैंने खाना खाया। तो इसमें मूल धातु खाया है, तो इसे आ प्रत्यय लगने से खाया हो गया। अब दूसरा अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल में इसका परिवर्तन हो गया जाता है मैं खाना, अब मूल धातु खा, खा रहा था। कौन सा वाक्य हो गया? मैं खाना खा रहा था। अब यही वाक्य पूर्ण भूतकाल में मैंने खाना खाया था, आ प्रत्यय लगा और था, मूल धातु को आ प्रत्यय लगा और था। इसी प्रकार अब सामान्य वर्तमान काल, वही वाक्य सामान्य वर्तमान काल में हो जाता है मैं खाना खाता हूं। अब यही वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल में मैं खाना खा रहा हूं। अब यही वाक्य इन सूत्रों के आधार पर पूर्ण वर्तमान काल में हमें परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करते वक्त वही वाक्य पूर्ण वर्तमान काल में हो जाएगा मैंने खाना खाया है। और यही वाक्य जब भविष्य काल में परिवर्तन हो जाएगा तो मूल धातु को उंगा प्रत्यय लग गया है,
तो वही वाक्य मैं खाना खाऊंगा। तो इस प्रकार इन सूत्रों के आधार पर हमने काल की जानकारी ले ली है। धन्यवाद। नमस्कार छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उपयोजित लेखन में कहानी लेखन के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये जो कहानी लेखन है, यह कहानी लेखन 5 अंक के लिए परीक्षा में पूछी जाती है। तो कहानी लिखते समय किन किन मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए, किस प्रकार कहानी लिखनी चाहिए, जिसके कारण हमें ज़्यादा अंक मिल सके, यह वीडियो देख लीजिए। तो सबसे पहले जो हम कहानी लिखते हैं वह कहानी भूतकाल में होनी चाहिए। उसमें एकाध शब्द वर्तमान काल का, एकाध वाक्य वर्तमान काल का हो सकता है, लेकिन ज़्यादा 80 से 90% कहानी भूतकाल में ही होती है। तो कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए। जिन मुद्दों के आधार पर हमें कहानी लिखनी है, वह जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे को 2-3 बार आप ध्यान से पढ़िए और कहानी के प्रत्येक संकेत को क्रम से विस्तार कीजिए। तो कहानी में दिए गए जो स्थान है, पात्र है आदि के नाम हमें देना है और घटना का संक्षेप में वर्णन करना है। और कहानी लिखते वक्त ये जो कहानी है, ये कहानी 3 या 4 परिच्छेद में हमें लिखना चाहिए। इसके बाद कहानी लिखते वक्त कहानी में उचित विराम चिन्ह का हमें प्रयोग करना है, जैसे कि अर्ध विराम हो, स्वल्प विराम हो, विस्मय बोधक चिन्ह हो। यह हमें उचित ठिकान पर हमें उसका प्रयोग करना है। इसके बाद कहानी अच्छी लगे, पढ़ने वालों का मन उसकी ओर आकर्षित हो, उसे अलंकारित करनी चाहिए। और इसीलिए कहानी में मुहावरे या कहावतों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हम कहानी लिखना शुरुआत करते हैं तो उस कहानी को शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक देते वक्त एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शीर्षक एकाध वाक्य की तरह न होकर 2 या 3 शब्दों का ये होना चाहिए। लंबा शीर्षक नहीं चलेगा। और अंत में ये जो आपने कहानी लिखी है, कहानी के अंत में हमें उस कहानी से हमें क्या बोध मिला, क्या सीख मिली, यह लिखना आवश्यक है। तो सीख 2 या 3 वाक्य में आप लिख सकते हैं, लेकिन शीर्षक वाक्य में नहीं चलेगा। शीर्षक 2 या 3 शब्द में ही होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने कहानी लिखी। कहानी भूतकाल में, कहानी अलंकारिक हो, इसीलिए मुहावरे और कहावतों का प्रयोग किया हो, उचित जगह विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया हो और 3-4 परिच्छेद में आपने कहानी लिखी है, अच्छा शीर्षक दिया है, सीख अच्छी दी है, तो आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो इस प्रकार आप कहानी लिख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उपयोजित लेखन विज्ञापन के बारे में जानकारी लेंगे। तो विज्ञापन क्या है? तो किसी वस्तु आदि का किसी माध्यम के द्वारा लोगों में प्रचार करना विज्ञापन कहलाता है।
विज्ञापन के प्रकार। विज्ञापन का पहला प्रकार है वस्तु संबंधी विज्ञापन। विज्ञापन का दूसरा प्रकार है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। और विज्ञापन का तीसरा एवं अंतिम भेद है स्थान संबंधी विज्ञापन। तो विज्ञापन लिखते समय भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? विज्ञापन की भाषा शैली। पहला मुद्दा है विज्ञापन की भाषा शैली सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। दूसरा है विज्ञापन की भाषा शैली जनमानस होनी चाहिए। और तीसरा जो मुद्दा है विज्ञापन छोटा और आकर्षक होना चाहिए। तो इसके आगे विज्ञापन तैयार करते समय कौन कौन से मुद्दे को ध्यान में रखना चाहिए जिसके कारण हमें ज़्यादा अंक मिल सके। तो विज्ञापन तैयार करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह है प्रभावशाली शीर्षक होना चाहिए। विज्ञापन का शीर्षक प्रभावशाली होना चाहिए। दूसरा, कोई सुभाषित अथवा सुवचन का हम प्रयोग विज्ञापन में कर सकते हैं जिसके कारण विज्ञापन की शोभा बढ़ जाती है। तीसरा, विज्ञापन की जो भाषा शैली है वह भाषा शैली सीधी सादी होनी चाहिए। और तीसरा चौथा जो मुद्दा है वह विज्ञापन जब हम लिखते हैं तो आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए जो कि ग्राहकों को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित कर सके। तो एक उदाहरण के माध्यम से इसकी जानकारी हम ले लेंगे। उदाहरण है एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। तो ये जो एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, इस पर हमें विज्ञापन 4 मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार करना है। इसमें पहला मुद्दा है शैक्षिक योग्यता। दूसरा है कालावधि। तीसरा है संपर्क। और चौथा है आयु की सीमा। इन 4 मुद्दों के आधार पर हमें विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन हम तैयार करेंगे। तो यह विज्ञापन कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले आवश्यकता है एटीएम के लिए चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक। एटीएम के लिए चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक जिनकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच हो। शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट। कार्य करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। संपर्क करें संताई निवास ढालेगांव। मोबाइल क्रमांक 9011600928।